सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर जी कक्षा। मैं अनुराग शर्मा इस पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम बात करेंगे नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य की, जिनको आप जानते हैं एम.एन. रॉय के नाम से, मविंद्रनाथ रॉय के नाम से। स्टूडेंट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर एम.एन. रॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये वो थिंकर हैं जो भारत के अंदर एक अलग तरह की आइडियोलॉजी, एक अलग तरह की पॉलिटिकल वेव को लेके आए। इनको हम भारत के अंदर फादर ऑफ कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज कम्युनिस्ट आइडियाज को भारत लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो एम.एन. रॉय ही थे। स्टूडेंट्स, एम.एन. रॉय के पूरे जीवन काल पे अगर नजर डाली जाए तो इनका पूरा जीवन काल बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा। पढ़ाई में ये बहुत अच्छे थे, बहुत निपुण, बहुत ज्ञानी, हाईली इंटेलेक्चुअल थे ये, जो कि गांधी जी से लेके नेहरू जी तक और नेहरू जी से लेके सुभाष चंद्र बोस जी तक मानते थे। एम.एन. रॉय के पूरे जीवन में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके लिए इनको ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली, जिसमें इनकी राइटिंग जो स्टाइल था, लेखन शैली जिसको हम कहते हैं, वो बहुत यूनिक था। उसके लिए ही इनको बहुत बड़े तौर पर जाना जाता था, चाहे वो लेनिन हो या फिर बाकी सभी लोग जो जहां जहां रॉय रहे, जहां जहां रॉय गए, हर बड़ा व्यक्ति रॉय से मिलना चाहता था, उनकी विचारधारा, उनकी बातों को सुनना चाहता था। रॉय ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मैक्सिको के अंदर सबसे पहले कम्युनिज्म का शुरुआत की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की नींव रखी थी रॉय ने। लेनिन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे एक समय पे, और कहा जाता है कि लेनिन और रॉय के बीच बहुत गहरी मित्रता या आप कह सकते हैं निकटता थी। उसकी एक बड़ी वजह रॉय के जो विचार थे कम्युनिज्म को लेके वही थे। मार्क्सिज्म को रॉय ने पढ़ा और मार्क्सिज्म को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया। समय के साथ साथ रॉय के विचारों में एक बड़ा बदलाव आया और उन्होंने मार्क्सिज्म की क्रिटिसिज्म करनी शुरू की। फाइनली उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस से एक नई तरह की नॉलेज को हमारे सामने रखा। रेडिकल ह्यूमैनिज्म की उन्होंने बात की, जिसको न्यू ह्यूमैनिज्म, नव मानववाद के तौर पर आप लोग जानते हैं। रॉय जब भारत से बाहर गए, यूएस से गए, जर्मनी गए, यूएसएसआर होके आए, तो उनका एक प्राइम पर्पस था हथियारों की खोज करना। रॉय बड़े तौर पर ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो वो बहुत प्यार से, मित्रता से नहीं लड़ी जा सकती, बिकॉज आपका दुश्मन जो है आपके सामने जो है वो हथियार लेके, एक सेना लेके खड़ा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको लड़ना है तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे विचार हमें सुभाष चंद्र बोस के भी देखने को मिलते थे, जो शुरुआती तौर पर कांग्रेस से जुड़े थे, बाद में कांग्रेस से अलग हटे और आजाद हिंद फौज की नींव रखी। उसी तरह रॉय भी जब वापस भारत आए तो पहले कांग्रेस के साथ जुड़े, परंतु फिर कांग्रेस को छोड़ा। गांधी जी की बहुत बड़े तौर पर क्रिटिसिज्म की, कुछ आइडियाज को गांधी जी के उन्होंने प्रेस किया, परंतु मोस्ट ऑफ दी जो आइडियाज थे कांग्रेस की, उसको रॉय ने बड़े तौर पर क्रिटिसाइज किया। वो रॉय की ही विचारधारा थी जिसका रिजल्ट आज बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज भारत में है, चाहे मैं बात करूं सीपीआई की या सीपीएम की। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी रॉय को अपना एक आइडल मानती है और उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करती है। भारत के अंदर जब कम्युनिज्म को लाए रॉय, तो समझ में आया कि कम्युनिज्म उस पर्सपेक्टिव में भारत में अप्लाई नहीं हो पाएगी जिस तरीके से ये यूरोप के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर अप्लाई हो सकती है। रॉय को समझ में आया कि कम्युनिज्म का एक एशियाटिक मॉडल उनको क्रिएट करना पड़ेगा, बट ये भी बहुत जल्दी समझ में आया कि शायद भारत की सोसाइटी उस तरीके की नहीं है जो कम्युनिज्म को उसकी एक्चुअल फॉर्म में एक्सेप्ट कर सके। और मार्क्सिज्म की क्रिटिसिज्म की एक बड़ी वजह ये थी कि रॉय भी ये समझते थे कि मार्क्स ने जो विचारधारा रखी, मार्क्स ने जो आइडियाज रखे, वो एक इनकम्प्लीट फॉर्म थी, जिस प्रकार से लोहिया ने बातें की थी। मार्क्स की विचारधारा बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक, साथ ही उनकी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को भी रॉय बहुत ठीक नहीं मानते थे। कुछ इसी तरह के विचार लोहिया के भी थे जो रॉय ने भी यहाँ पर रखे। हम जब कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को पढ़ते हैं, कम्युनिज्म का उदय समझने की कोशिश करते हैं, तो जो एक फाइट है, जो एक स्ट्रगल है, रॉय कहते हैं कि वो इंडिया की पर्सपेक्टिव से शायद ठीक नहीं बैठ सकती, बिकॉज यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की स्ट्रगल एक बिल्कुल अलग तरीके की स्ट्रगल है। तो न्यू ह्यूमैनिज्म का जब आइडिया रखते हैं तो व्यक्ति को, इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ जोड़कर समझाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसने समाज का निर्माण किया है, सोसाइटी का निर्माण किया है,
वो जो चाहता है उनको पूरा करने के लिए समाज को बनाया गया है, और समाज उन चीजों को पाने का एक माध्यम है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए है, समाज व्यक्ति के लिए है। कुछ इस तरह के विचार न्यू ह्यूमैनिज्म में उन्होंने बड़े तौर पर सामने रखे। आज के इस लेक्चर में हम एम.एन. रॉय की पूरी विचारधारा को समझेंगे। साथ ही बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जीवन काल में हुई घटनाएं, उनका पूरा का पूरा जीवन काल, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा भी है और एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग एम.एन. रॉय के इन विचारों के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके एक बेसिक लाइफ स्केच की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके जीवन की। तो इनका जो एक्चुअल नेम था वो था नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। आगे चल के इनको नाम दे दिया गया मवेंद्रनाथ रॉय। उसके पीछे भी एक कहानी है जिसको हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि शुरुआती दौर क्या रहा इनके जीवन का। 21 मार्च 1887, 21 मार्च 1887 को अरबेलिया नाम का एक गांव, जो कि 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास है, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता दिव्येंद्रनाथ भट्टाचार्य और माता बसंता कुमारी, ये दोनों ही बचपन से ही नरेंद्रनाथ को बहुत अच्छे तौर पर शिक्षा देना चाहते थे। तो इनकी शुरुआती जो पढ़ाई है वो अरबेलिया के अंदर ही हुई। उसके बाद 1898 के अंदर इनकी फैमिली जो है कोदिलिया जो गांव है उसमें मूव कर जाती है, जहां पर इनकी आगे की पढ़ाई उस समय के एग्लो संस्कृत स्कूल के अंदर होती है, जहां इनके पिता भी 1905 तक जो है पढ़ाते हैं एज अ स्कूल टीचर। आगे चल के ये एनरोल हो जाते हैं नेशनल कॉलेज के अंदर, जहां पर ये श्री अरबिंदो के गाइडेंस के अंदर अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। फिर उसके बाद ये मूव कर जाते हैं बंगाल में, जहां ये बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसको आप आज के समय में जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वहां से ये अपनी इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री के अंदर अपनी जो स्टडीज है उसको कवर अप करते हैं। अगर बात की जाए इनके ज्ञान की, इनकी नॉलेज की और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की, तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बहुत हाई थी ही, साथ ही बचपन से ही नरेंद्रनाथ को जो है पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। तो उस समय इन्होंने बहुत सारे अलग अलग उस समय के जो प्रचलित व्यक्ति थे उनकी राइटिंग्स को पढ़ा, जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया स्वामी विवेकानंद के ऊपर, बंकिम चंद्र के ऊपर, दयानंद सरस्वती, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष एंड वी.डी. सावरकर। इन सभी राजनीतिक चिंतकों के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो नजर आता था वो विवेकानंद और बंकिम चंद्र का, जो बंकिम चंद्र पाल थे उनके विचारों का नजर आता था। तो शुरुआत है जो इनका इन्फ्लुएंस रहा उससे बहुत ज्यादा ये सीखते हैं, चीजों को समझते हैं। और ये जो समय था ना 19वीं शताब्दी का, जब जिस समय ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उसी समय बंगाल विभाजन का भी समय आया, 1905 का समय, जिस समय पूरे देश के अंदर नेशनलिज्म का एक स्पार्क जो है जग गया था। स्टूडेंट, ये वो समय था जब रॉय जैसे बहुत सारे बच्चे जो थे वो नेशनलिज्म के साथ जुड़ने लगे थे। नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो हो रही थी, स्पेशली आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह के एक्शन हो रहे थे, वहां से ये लोग जुड़ने लगे। उसी समय रॉय ने अपने कजन के साथ और उनके बचपन के साथी हरि कुमार चक्रावती के साथ मिलके एक छोटे से बैंड की शुरुआत की, एक छोटी सी सोसाइटी की शुरुआत की, जिसको उन्होंने नाम दिया फ्री थिंकर्स ग्रुप। जुलाई 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज की जिंदगी में भारत के अंदर। तो वहां पे रॉय की जिंदगी में भी एक बड़ा जो है ट्रांजिशन उस समय आया। महज 14 साल की उम्र में ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थी उसके साथ जुड़ गए थे, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज जो थी उसके साथ जुड़ गए थे। और उस समय अनुशीलन नाम की जो एक सोसाइटी थी, समिति, अनुशीलन समिति, उसको इन्होंने ज्वाइन किया। और उसके जो कि अगर मैं बात करूं अनुशीलन की, तो उस समय एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर काम किया करती थी, एक ऐसा अंडरग्राउंड ग्रुप जो कि ब्रिटिश के खिलाफ काम किया करता था। तो ये उसके साथ जुड़ गए, जिसको उस समय लीडर थे जतिन मुखर्जी। आगे चल के मुखर्जी देश की लीडरशिप आई और 6 दिसंबर 1907 में रॉय ने जो है एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, जब उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ग्रुप के लिए फंड रेज करने का काम रॉय को दिया गया। और रॉय ने ये काम बहुत अच्छे से किया। आगे चल के हावड़ा शिवपुर जो ट्रायल चला 1910 से 1911 के बीच में, वहां से रॉय की जो नजदीकियां थी वो जितेंद्र मुखर्जी से बढ़ गई। इस समय रॉय को जेल भी जाना पड़ा क्योंकि उनके कनेक्शन जो थे वो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस से जोड़े गए। और यहाँ से रॉय की जिंदगी में एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है, बिकॉज रॉय जिस तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए थे, रॉय ये मानते थे कि ब्रिटिश के खिलाफ अगर आपको लड़ाई करनी है तो उन्हीं के तरीके से आपको उनसे लड़ना पड़ेगा।
और यहाँ से रॉय की जो जिंदगी है वो थोड़ा सा चेंज होती है। तो रॉय डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों का और एक फाइनेंस का बड़े तौर पर जो है वो इंतजाम करेंगे। और इसी खोज में वो 1915 में ये डिसाइड करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ चुकी है और भारत के अंदर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करती है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भेजा जाए। तो यहाँ पे रॉय की भी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। रॉय डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया से बाहर जाएंगे और ये जो स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके लिए हथियार और पैसों का इंतजाम करेंगे। तो रॉय इंडिया से चले जाते हैं और सबसे पहले वो जावा जाते हैं, जावा इंडोनेशिया के अंदर। फिर वहां पे कुछ समय बिताने के बाद वो फेक पासपोर्ट पे वहां से निकल के जर्मनी चले जाते हैं और फाइनली वो फिर मलाया इंडोनेशिया से जो है आगे जाते हैं इंडो चाइना तक, फिलीपींस जाते हैं, जापान जाते हैं, कोरिया जाते हैं, चाइना जाते हैं एंड फाइनली 1916 के अंदर जाके वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं तो यहाँ जाके भी रॉय के जो अटेम्प्ट हैं हथियारों को पाने के, वो उसकी स्ट्रगल में लगे रहते हैं। परंतु उस समय जर्मन्स ने जो प्रॉमिस किया था, जर्मन अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं। बेसिकली इसको एक जर्मन कॉन्स्पिरेसी के तौर पर हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं। जब रॉय सैन फ्रांसिस्को में होते हैं तो उस समय भी रॉय जो अपनी एक्टिविटीज है नेशनलिज्म की वो वहीं से बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। और उन्हीं दिनों जो ब्रिटिश जासूस हैं वो बड़े तौर पर रॉय के पीछे पड़े होते हैं। तो एक न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में रॉय से रिलेटेड एक खबर को पब्लिश किया जाता है और उसके बाद रॉय जो है वहां से निकल के पैलियो एल्टो कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास, जहां पर उनकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। क्योंकि जब रॉय पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को से पैल्टो एलियो कैलिफोर्निया के अंदर, तो वहां पे रॉय डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है उसके ऊपर बड़े तौर पर काम करेंगे। परंतु एक और बड़ा बदलाव जो आया जिंदगी में वो ये आया कि अब ये अपना नाम बदल लेते हैं। नरेंद्र दत्त भट्टाचार्य से बदल के ये अपना नाम रख लेते हैं ममिंद्र नाथ रॉय, ताकि अपनी पहचान छुपा सके। और आगे चल के यही नाम जो है इनके लिए, इसी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होंगे। आप इनको इन शॉर्ट एमएन रॉय के नाम से जानते हैं। जिस समय ये अमेरिका में होते हैं उसी समय इनकी मुलाकात होती है लाला लाजपत राय से और ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनिस्ट से जो इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं अमेरिका में रह के। बेसिकली उन दिनों रॉय जो है बड़े तौर पर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी भी विजिट करना शुरू करते हैं। और जब ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जा रहे होते हैं तो उस समय ये बड़े तौर पर मार्क्सिज्म को, मार्क्सिस्ट विचारों को पढ़ने लग जाते हैं। बट वहां पे रहते हुए भी रॉय को एक चीज हमेशा सताती रहती है कि जो ब्रिटिश स्पाइज हैं वो पूरी जगह पे रॉय को ढूंढते रहते हैं। बिकॉज रॉय जिस तरह की एक्टिविटीज में लगे हुए थे, ब्रिटिश स्पाई कोशिश करते हैं कि वो रॉय को आइडेंटिफाई कर सके कि वो रह कहाँ रहे हैं। फाइनली इन चीजों से परेशान होकर रॉय जो है जुलाई 1917 में मैक्सिको चले जाते हैं। और मैक्सिको जाने के बाद रॉय जो है इनकी मुलाकात होती है जर्मन मिलिटेंट अथॉरिटीज के साथ, जो रॉय को बड़े तौर पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं थ्रू दी फाइनेंसेस। जब रॉय मैक्सिको में जिस समय ये होते हैं तो रॉय बड़े तौर पर राइटिंग्स वहाँ पे लिखते हैं, जिसमें से एक एल पेबेलो भी एक इनकी राइटिंग है जो कि कम्युनिस्ट आइडियाज के ऊपर लिखते हैं। वह तभी इनकी मुलाकात मैक्सिको के उस समय के प्रेसिडेंट वेनुस्टिनो करांज से होती है, जो कि रॉय से मिलके उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, रॉय की बहुत तारीफ करते हैं। आगे चल के रॉय द सोशलिस्ट पार्टी की जो है नींव वहाँ पे रखते हैं और दिसंबर 1917 के अंदर, जिसको आगे चल के कन्वर्ट कर दिया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको के अंदर 1919 के अंदर। हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी दुनिया में जो कि रशिया के बाहर कोई भी स्टैब्लिश हुई थी, या फिर अगर हम रशिया की वैनगार्ड पार्टी की बात करें तो उसके बाद ये दुनिया में सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसकी स्थापना की थी। आगे चल के रॉय जो है वो बड़े तौर पर जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनसे जो है जान पहचान बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। वहीं इनकी मुलाकात होती है मिशेल बॉर्डीन से। मिशेल बॉर्डीन और रॉय की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और रॉय उनके साथ मिलकर इन कम्युनिस्ट विचारों को, आइडियाज को आगे फैलाने का काम करते हैं। और आप कह सकते हैं कि एक फुल फ्लैज कम्युनिस्ट के तौर पर रॉय काम करने लग जाते हैं। आगे चल के बॉर्डीन की एक रिपोर्ट होती है जिसमें वो रॉय का जिक्र करते हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जिक्र करते हैं, जिसको लेनिन पढ़ते हैं। और 1920 में लेनिन इनवाइट करते हैं मॉस्को के अंदर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए रॉय को, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस थी, जिसको हम लोग कानीफॉर्म के नाम से जानते हैं। रॉय जब यहाँ आते हैं तो लेनिन और रॉय के बीच में एक ऐतिहासिक डिबेट होती है और रेवोल्यूशनरी इश्यूज जो हैं कॉलोनियल कंट्रीज के अंदर भी, उन सब के ऊपर जो है रॉय डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं बहुत सारे मुद्दों पे।
तो यहाँ पे लेनिन के ऊपर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है रॉय की बातों का, रॉय के विचारों का, और यहाँ से लेनिन और रॉय का जो रिलेशन है वो डेवलप होता है। स्टूडेंट, एम एन रॉय की लाइफ में यहाँ पर जिस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ उनके पॉलिटिकल करियर में, तो अक्टूबर 1920 के अंदर वो एक पब्लिकेशन करते हैं सबसे पहला, जो कि उनका एक बड़ा मेजर पब्लिकेशन है। ये है इंडिया इन ट्रांजिशन नाम की उनकी किताब जो ये लिखते हैं, और उसके बाद साल 1922 में वो खुद का एक जर्नल जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रॉय की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जाती है कम्युनिस्ट ग्रुप्स के अंदर, और बहुत कम समय के अंदर रॉय जो है एक बड़े लीडर के तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ग्रुप के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। 1926 के समय में रॉय इलेक्टेड होते हैं चारों जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं कम्युनिटेरियन की, उसके अंदर वो एज अ मेंबर इलेक्ट होते हैं 1926 के अंदर। इसी साल वो अपनी एक और किताब लिखते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बाद साल 1927 के अंदर रॉय को चाइना भेजा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप को, पर वहाँ जिस तरह के विचार रखे जाते हैं तो रॉय का जो पूरा का पूरा मिशन है चाइना के अंदर वो एक तरह से फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद रॉय मॉस्को लौट आते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया को जब रॉय ने स्टार्ट किया था तो आगे चल के 1949 में इसका नाम रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया था। यहाँ पर रॉय जो है ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी को अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ, और समय धीरे धीरे उसी तरह बीतने लग जाता है। रॉय कई बार अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं वो कांग्रेस के मंच पे रखने की कोशिश करते हैं, पर रॉय को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि जो कम्युनिस्ट आइडियाज रॉय लेके आए हैं, जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज वो डेवलप कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है। तो ये समझते हुए दिसंबर 1940 में 1940 में रॉय अपने सभी समर्थकों के साथ कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और इसके बाद आगे चल के रॉय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखते हैं 1940 के अंदर। स्टूडेंट, इसके बाद 1949 के अंदर रॉय जो है वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। रॉय यहाँ पर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स को भी पब्लिश करते हैं वन बाय वन, जो कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होगा इंडिया का उसको लेके पब्लिश किए जाते हैं। यहीं से रॉय स्टार्ट करते हैं बड़े तौर पर अपनी लाइफ का वो स्टेज जहाँ पर वो फिलोसफिकल ह्यूमनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ना सिर्फ अपनी राइटिंग से बल्कि अपने थॉट प्रोसेस से भी। रिजल्ट ये होता है कि 1947 के अंदर रॉय पब्लिश करते हैं न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो नाम की उनकी किताब को, और इसके बाद 1948 आते आते रॉय जो है वो अपना लास्ट इंटेलेक्चुअल जो वर्क है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। ये सारी किताबें जो रॉय ने लिखी अपने जीवन में, अगर आप उनको पढ़ें या समझें तो आपको रॉय की थॉट के अंदर एक यूनिकनेस समझ में आती है। स्पेशली अगर हम लोग उसके मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बहुत ह्यूमनिस्टिक रॉय हमें नजर आते हैं। इसके बाद का जो रॉय का जीवन का समय रहा, लगभग 6 साल वो और जिए 1954 तक। यहाँ पर भी रॉय ने बड़े तौर पर रेडिकल ह्यूमनिस्ट जो एक्टिविटीज थी उनके ऊपर फोकस किया। 25 जनवरी 1954 में रॉय की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है, और एक लंबी लाइफ जो पूरी लाइफ एक स्ट्रगल से भरी हुई रही यहाँ पर एंड होती है। तो स्टूडेंट, ये था एम एन रॉय का पूरा जीवन काल। किस तरह से इतने ज्यादा उतार चढ़ाव रहे, भारत की राजनीति में किस प्रकार के बदलाव ये लेके आए, मौजूदा कम्युनिज्म भारत में किस प्रकार से चल रही है, ये सारी चीजें एम एन रॉय की जिंदगी से जुड़ी रही। अपने पूरे जीवन काल में 1887 में जब इनका जन्म हुआ और 1954 में जब इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, इस पूरे समय में एम एन रॉय की जो पॉपुलैरिटी थी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फैली। इनकी राइटिंग्स, इनके वे ऑफ टॉकिंग, इनकी नॉलेज के फैन बहुत सारे लोग थे। इनके इंटेलेक्चुअल्स जो एबिलिटीज थी उसको बहुतों ने सराहा, चाहे वो नेहरू जी हो या बोस हो। साथ ही एम एन रॉय के विचारों ने एक बड़ा काम जो किया वो ये किया कि कम्युनिज्म जो कि अब तक यूरोपियन थॉट प्रोसेस था उसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एस्टैब्लिश करने का एक बहुत ही फाइनेस्ट रोल जो है प्ले किया। भले ही आज कम्युनिज्म की थ्योरी या कम्युनिस्ट विचारों को भारत में उतनी ज्यादा स्थान ना मिल पाया हो और बहुत लिमिटेड एरिया में सिमट के रह गए हो, बट एम एन रॉय का जो पर्पस था वो ये था कि कम्युनिज्म एक ऐसे अम्ब्रेला की तरह है जो कि हर प्रकार के जो बुराइयां हैं समाज में उनको हटा सके और एक ऐसा शासन आ सके जो कि लोगों के हिसाब से हो, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को मेंटेन करे। आई विश कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हर एक पॉइंट जो मैंने बताया है आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।